हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट को। इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अपने साथ शामिल किया रहता है। अभी तक आपने पढ़ा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हुआ एक अलग अपने आप में एक सिस्टम है, लेकिन इंसेक्ट्स में आप देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़कर काम करता है और इसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अपने साथ शामिल किए रहता है। कि आप देखेंगे, आगे आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो हीमोलिम्फ में अपने आप को बेथ किए रहते हैं, डुबोए रहती हैं और वहाँ से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है वो विदड्रॉ किए रहती हैं। इंसेक्ट्स में मुख्य एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है सामान्यतः एडल्ट्स में यूरिक एसिड होता है, जबकि ये प्रोडक्ट जो है डिफरेंट इंसेक्ट्स जो कि डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं उनमें अलग अलग भी हो सकता है। अब हम देखें कि इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या क्या कार्य संपन्न करने होते हैं, उसी आधार पर इसकी संरचनाएं और इसमें मॉडिफिकेशन होता है। इंसेक्ट्स में इनको अपने वातावरण में अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहली समस्या वाटर लॉस। इंसेक्ट की बॉडी से, जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं इंसेक्ट, उनकी बॉडी से वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको किस प्रकार कम से कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त इनकी बॉडी में फ्लूइड्स में आयनिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो फ्रेश वाटर इंसेक्ट हैं वो लगातार अपने एनवायरनमेंट में आयंस को लूज़ करते रहते हैं, जबकि मराइन इंसेक्ट्स जो है वो लगातार अपने एनवायरनमेंट से आयंस को गेन करते रहते हैं। ये सारे प्रोसेस यानी कि वाटर लॉस व आयंस का लूज़ या गेन करने का प्रोसेस जो है वो ऑस्मोसिस व आयनिक डिफ्यूज़न के द्वारा मैनेज किया जाता है। डिफ्यूज़न द्वारा इंसेक्ट्स हीमोलिम्फ व सेल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में इंसेक्ट्स को क्या क्या कार्य करने होते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, फेशियस से, जो कि फेशियस जो है डाइजेस्टिव वेस्ट वो बॉडी से बाहर निकले तो उससे पहले वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जा सके, और उसके अतिरिक्त बहुत सारे आयंस को रीअब्जॉर्ब या इलिमिनेट करना होता है, और इसके अतिरिक्त हाइंड गट के सिम्बायोन्ट्स द्वारा उत्पन्न मटेरियल को भी ये इंसेक्ट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम मुख्य रूप से दो संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहली जो है वो है मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स और दूसरा रेक्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है लेकिन वो एक्सक्रीशन का कार्य भी करता है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स लंबी, सिलेंडर और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये डिस्टल एंड ऑफ हाइंड गट व मिड गट के जंक्शन पर ये जुड़ी रहती हैं। ट्यूब्यूल्स का डिस्टल एंड हाइंड गट और मिड गट का जहाँ जंक्शन होता है, यानी कि जहाँ पर मिड गट और हाइंड गट आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ पर खुलती हैं, और इनका एक एंड जो है वो ब्लाइंड रहता है, और वो ब्लाइंड एंड या तो फ्री हो सकता है और या फिर वो रेक्टम की वॉल के साथ पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसी आधार पर कि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का डिस्टल एंड जो है वो फ्री है या अटैच्ड है रेक्टम की वॉल से, उसी आधार पर इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो दो प्रकार का रहता है। पहला है बेसिक नेफ्रिडियल सिस्टम और दूसरा है क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक नेफ्रिडियल सिस्टम की। बहुत सारे इंसेक्ट्स में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स के डिस्टल एंड हीमोसील के हीमोलिम्फ में फ्रीली बेथ रहते हैं। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, सॉल्ट्स व वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और डिस्टल एंड के द्वारा हाइंड गट में डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे कि कैरोशियस, डेकस और ड्रोसोफिला में सुपीरियर व एंटीरियर ट्यूब्यूल्स में डिस्टल एंड पर डिस्टिंक्ट डायलेशन होता है और सभी ट्यूब्यूल्स स्वतंत्र रूप से खुलती हैं, परंतु कुछ इंसेक्ट्स में जैसे कि ग्राइलिड में सभी ट्यूब्यूल्स प्रॉक्सिमली एक कॉमन यूरेटर में खुलती हैं और फाइनली यूरेटर जो है वो गट में खुलता है। इसी तरह बीटल्स जैसे कि हेल्टिका और डोनेशिया में चार ट्यूब्यूल्स का एक समूह पहले एक कॉमन एम्पुली में खुलता है, जबकि बाकी दो ट्यूब्यूल्स इंडिपेंडेंटली गट में खुलती हैं।
डिस्टर्कस यानी कि रेड कॉटन बग में एक तरफ की सारी ट्यूब्यूल्स एक कॉमन एम्पुला में खुलती हैं या ब्लैडर में खुलती हैं और दूसरी तरफ की सारी ट्यूब्यूल्स दूसरे कॉमन एम्पुला या ब्लैडर में खुलती हैं और फिर वो ब्लैडर गट में खुलता है। इसी तरह से हेमीप्टेरा में ट्यूब्यूल्स जो है वो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट जो कि ओपेक होता है और इसमें सॉलिड व ग्रैन्युलर सब्सटेंस होते हैं, जबकि डिस्टल पार्ट क्लियर होता है और फ्लूइड से भरा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरह के नेफ्रिडियल सिस्टम यानी कि क्रिप्टोनेफ्रिडियल। ये है बेसिक नेफ्रिडियल सिस्टम। इस बेसिक नेफ्रिडियल सिस्टम में आप देख रहे हैं कि इसमें बेसिक नेफ्रिडियल सिस्टम में आप ट्यूब्यूल्स को देख रहे हैं कि ये ट्यूब्यूल्स जो हैं यहाँ पर ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर अटैच्ड हैं और डिस्टल एंड जो है इनका ये फ्री है। तो इस तरह से अगर आप बी में देखें तो बी में भी आपको यहाँ पर ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो दिखाई दे रही हैं और ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो है बीज में भी प्रॉक्सिमल एंड जो है इनका वो अटैच रहता है और डिस्टल एंड जो है वो इनका फ्री रहता है। अब हम बात करते हैं क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम की। कुछ इंसेक्ट्स में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स का डिस्टल एंड रेक्टम में क्लोजली एसोसिएटेड या इंसर्टेड होता है और इसी को ही क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम या क्रिप्टोसोलिनियर सिस्टम कहा जाता है। रेक्टम की वॉल के साथ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती हैं और क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम के इंसेक्ट्स में कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम कॉलियोप्टेरा के एडल्ट्स में देखें तो वहाँ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं अलग अलग रीजन्स में। लेपिडोप्टेरा के लार्वा में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हाईली डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। प्रॉक्सिमल ओपेक पार्ट जो कि सॉलिड पार्टिकल से भरा रहता है और डिस्टल पार्ट जो कि फ्लूइड फिल्ड होता है। इसी तरह से कॉलियोप्टेरा में ट्यूब्यूल्स का डिस्टल एंड जो है वो फोल्डेड होता है और रेक्टम के काफ़ी नज़दीक होता है और दोनों ही पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होते हैं। पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन मेल्पिजियन ट्यूब्यूल व रेक्टल वॉल के बीच के पेरीनेफ्रिक स्पेस को एनक्लोज किए रहती है। ट्यूब्यूल पेरीनेफ्रिक स्पेस में डायलेट होती है और इसी कारण ट्यूब्यूल की वॉल जो है पेरीनेफ्रिक स्पेस के यहाँ थिन हो जाती है। इस तरह से यदि हम बात करते हैं लेपिडोप्टेरा लार्वा की तो लेपिडोप्टेरा लार्वा में ट्यूब्यूल की इनर लेयर रेक्टल एपिथेलियम के काफ़ी नज़दीक हो जाती है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के डिस्टल एंड इस प्रकार से फोल्डेड रहते हैं कि ये आउटर लेयर बनाते हैं और इनर लेयर से फ्लैटेंड सेल्स की 2 सेल थिक लेयर के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स मस्कुलर मेम्ब्रेन में मस्कुलर कोट के द्वारा एनक्लोज रहता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम इंसेक्ट का। इसमें क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम में आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल यहाँ रेक्टम की वॉल के ऊपर यहाँ अटैच्ड है और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पेरीनेफ्रल स्पेस और पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन की, तो ये पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन है और यहाँ जो पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन और रेक्टम की वॉल के बीच का जो स्पेस है ये स्पेस जो है ये पेरीनेफ्रिक स्पेस कहलाता है और ये ल्यूमन ऑफ रेक्टम है। तो इस तरह से आपको सारी संरचनाएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी इस चित्र से आपको। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट में ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन की। तो ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन है इसमें मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स। इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का काम मुख्य रूप से मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स करती हैं और लगभग सभी इंसेक्ट्स में मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, केवल कोलम्बोला और थाइसेन्यूरा और कुछ एफिड्स को छोड़कर। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का संख्या, आकार व मॉडिफिकेशन अलग अलग इंसेक्ट्स में अलग अलग होता है। बेसिक नंबर ऑफ मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो 6 होता है, लेकिन ये सभी इंसेक्ट स्पीशीज़ में अलग अलग पाई जाती हैं और ये इनका नंबर वेरी करता है 2 से लेकर 250 तक। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल का नंबर सामान्यतः मल्टीपल ऑफ 2 में होता है, यानी कि 2 के गुणक की संख्या में पाया जाता है।
अगर हम एनोप्लूरा, थाइसैनोप्टेरा, हेमिप्टेरा और डिप्टेरा में देखें तो वहाँ 4 मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। थाइसैन्यूरा में कुछ में 4 और कुछ में 6 पाई जाती हैं। डर्माप्टेरा में अलग अलग इंसेक्ट्स में 8 से लेकर 20 तक इनकी संख्या पाई जाती है। और इसी के साथ डिक्टियोप्टेरा, ओडोनेटा और ऑर्थोप्टेरा में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा यानी कि 250 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और इसी प्रकार एक्यूलिएटा में भी इनकी संख्या 100 या उससे ज़्यादा हो सकती है। आंट्स में इनकी संख्या 6 से लेकर 20 तक पाई जाती है, लेकिन कॉक्सॉइडिया में इनकी संख्या काफ़ी कम यानी कि 2 होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मल्पीजियन ट्यूब्यूल की संख्या मल्टीपल ऑफ 2 में पाई जाती है, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स में ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होती, जैसे कि क्यूलिसीडी में इनकी संख्या 5 होती है। इंसेक्ट्स के कुछ ग्रुप्स जैसे कि प्रोट्यूरा, डिप्टेरा और स्ट्रेप्सिप्टेरा में मल्पीजियन ट्यूब्यूल पेपिली की फॉर्म में होती हैं और ट्यूब्यूल की फॉर्म में नहीं पाई जाती। अब यदि हम बात करें मल्पीजियन ट्यूब्यूल की एनाटॉमी की, तो मल्पीजियन ट्यूब्यूल की वॉल 4 से 6 लार्ज एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, जो कि एक सर्कल में अरेंज होती हैं और इन सेल्स को न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होते हैं और पामेट या जॉइंट एंडोपोलिप्लॉइड प्रकार के होते हैं। प्रत्येक सेल में ल्यूमन की तरफ ब्रश या हनी कॉम्ब बॉर्डर्स होते हैं और एक्सटर्नली एपिथेलियल सेल्स के बाहर जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ऑर्थोप्टेरा में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो मसल्स के स्पाइरल स्ट्रैंड्स के द्वारा घिरी रहती है, जबकि लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और हेमिप्टेरा में केवल प्रॉक्सिमल एंड पर ही मसल फाइबर पाए जाते हैं। यानी कि मसल फाइबर्स अलग अलग इंसेक्ट्स में मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पर अलग अलग उनकी पोजीशन या लोकेशन होती है और इसी तरह से प्रॉक्सिमल पार्ट पर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स लेपिडोप्टेरा में पाए जाते हैं। कोलियोप्टेरा व न्यूरोप्टेरा में मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स पूरी ही कंटिन्यूसली मसल फाइबर शीथ के द्वारा घिरी हुई रहती है। थाइसैनोन्यूरा, डर्मेप्टेरा और थाइसैनोप्टेरा में मल्पीजियन ट्यूब्यूल पर मसल फाइबर्स नहीं पाए जाते। कुछ इंसेक्ट्स में 2 टाइप की मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के 2 रीजन्स डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं, प्रॉक्सिमल ओपेक और डिस्टल क्लियर पार्ट। डिस्टल पार्ट ऐसी सेल्स का बना होता है जिनमें कि हनी कॉम्ब बॉर्डर पाया जाता है और ये हनी कॉम्ब बॉर्डर सेल्स के फ्री मार्जिन्स के मॉडिफिकेशन से बॉर्डर बनाता है। यह मॉडिफिकेशन 3 से 10 माइक्रोन लंबे साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स के द्वारा बना होता है और ये फिलामेंट्स एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं। इसी तरह से प्रॉक्सिमल पार्ट की बात करें तो प्रॉक्सिमल पार्ट उन कोशिकाओं से बना होता है जिनमें कि ब्रश बॉर्डर होता है और यह बॉर्डर 7 से 40 माइक्रोन लेंथ के फिलामेंट से बना हुआ होता है। सेल्स के बेसल रीजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स में डीपली इन्वेजिनेटेड होती है और फोल्ड्स बनाती है। हनीकॉम्ब बॉर्डर के फिलामेंट्स में माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं, कॉन्स्पिक्यूस होती हैं, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसल फोल्ड में माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ भी संख्या में काफ़ी पाई जाती हैं। मल्पीजियन ट्यूब्यूल में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि एल्केलाइन फास्फेटेज, एसिड फास्फेटेज, लाइपेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और इसके अलावा मल्पीजियन ट्यूब्यूल में कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी पाए जाते हैं जैसे कि राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड व एस्कॉर्बिक एसिड। तो इस तरह से मल्पीजियन ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट में रेक्टम की। रेक्टम जो है वो एपिथेलियल सेल्स से बना होता है और एपिथेलियल सेल्स जो है वो उसमें रेक्टल पैड्स या रेक्टल पेपिली बनाती हैं और क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और या फिर रेक्टल क्लोराइड एपिथेलिया इंसेक्ट्स में पाई जाती है रेक्टम में। तो अब हम बात करें रेक्टम में रेक्टल पैड्स की। तो अब आप जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, आपको इसमें आप ये एनाटॉमी देख रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये इसमें पेरिप्लेनेटा अमेरिका की एनाटॉमी को दिखा रहा है रेक्टम की। तो इसमें 6 जो है
रेक्टल फोल्ड्स पाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से ये 6 रेक्टल फोल्ड्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। रेक्टल पैड्स जो है ये, इसमें क्या रहता है कि रेक्टल एपिथीलियम जो है, रेक्टल पैड्स वाले स्थान पर रेक्टल एपिथीलियम वो मोटी हो जाती है और वो पैड्स बनाती है। कॉलमनर सेल्स जो है वो एग्रीगेट होकर रेक्टल पेपिली बनाती हैं। अगर हम प्रिमिटिव इंसेक्ट्स में देखें तो वहाँ फ्लैट एपिथीलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर पाई जाती है। हेमिप्टेरा में एपिथीलियल सेल्स का एक स्मॉल रीजन होता है और केवल उसी रीजन में ही ये मोटी होती हैं, बाकी सब जगह पतली रहती हैं। अब आप जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में रेक्टम में क्यूटिकल की थिक लाइनिंग होती है। यहाँ पर आपका क्यूटिकल की काफ़ी थिक लाइनिंग जो है रेक्टम के बाहर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है और ये 6 रेडियली अरेंज्ड कुशन शेप्ड थिकनिंग्स होती हैं जिन्हें कि रेक्टल पैड्स कहा जाता है, जो कि कॉलमनर सेल से बने हुए होते हैं। ये सभी रेक्टल पैड्स जो हैं ये कॉलमनर सेल्स के द्वारा बने हुए हैं। पैड्स के बीच में सिंपल रेक्टल सेल्स की नैरो स्ट्रिप्स होती हैं। यदि आप यहाँ देखें तो 2 एडजेसेंट पैड्स के बीच का ये स्थान, ये इन सभी स्थानों पर जो है ये नैरो स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। टॉल जंक्शनल सेल्स पैड्स के चारों तरफ थिन लेकिन कंटिन्यूस कॉलर बनाती हैं, जहां ये रेक्टल सेल से ज्वाइन हो जाती हैं। एपिथीलियम घिरी रहती है एक ऐसी लेयर से जो कि बनी होती है सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स व कनेक्टिव टिश्यू से। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये मसल्स व कनेक्टिव टिश्यू की लेयर ट्रैकिएटेड होती है व इसमें पैड सरफेस से सुपरथीलियल साइनस या सेपरेट होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, रेक्टल वॉल, ये यहाँ अगर आप चित्र में देखें तो इसमें आपको सबसे बाहर की तरफ आपको ये क्यूटिकल दिखाई दे रही है ये, और क्यूटिकल के पश्चात आप देखें तो इसमें ये आपको ये सब क्यूटिकुलर स्पेस दिखाई देगा और सब क्यूटिकुलर स्पेस के बाद यहाँ पर ये आपको एपिथेलियल सेल्स दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा इसमें 3 तरह के स्पेसेस होते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको ये दिखाई देंगे सब एपिथेलियल स्पेसेस, जिनके अंदर की आपको ये ट्रैकिएट होते हैं। और इसके अलावा इसमें आपको इंटरसेलुलर साइनस जो होते हैं ये ट्रैकिएट होते हैं, और सब एपिथेलियल स्पेस जो है वो उसमें या एपिथेलियम के बाद यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इनमें कुछ डायलेटेड इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप चित्र के द्वारा पूरी इसकी संरचना को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे बाहर जो है वो क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद सब क्यूटिकुलर स्पेस है, फिर एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर ये ब्रश बॉर्डर्स बनाती हुई हैं, और फिर ये बीच में एपिथेलियल सेल्स है, और इसके पश्चात आपको तीनों तरह के स्पेसेस यानी कि डायलेटेड इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर साइनस और उसके अलावा सब एपिथेलियल स्पेसेस को आप देख सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं रेक्टल पेपिली की, कि रेक्टल पेपिली क्या है। प्रत्येक पेपिला कॉर्टेक्स व मेडुला से मिलकर बना होता है। यहाँ आप ये देखें कि ये डायग्राम है डिप्टेरेंस के रेक्टल पेपिला का। तो प्रत्येक पेपिला जो है, अगर आप इस चित्र में ध्यान से देखें तो प्रत्येक पेपिला कॉर्टेक्स व मेडुला से मिलकर बना होता है। कॉर्टेक्स कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की एक सिंगल लेयर के द्वारा बना हुआ होता है, जबकि मेडुला जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। पेपिला एक्सटर्नली थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड रहता है। एपिथेलियल सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस व साइनस से बनाती हैं।
और मेडुलरी रीजन व कॉर्टिकल रीजन के बीच इनफंडिबुलर रीजन होता है। इनफंडिबुलर रीजन हीमोसील में खुलता है और सेमील्यूनर वॉल के द्वारा गार्डेड रहता है ताकि हीमोलिम्फ का बैक फ्लो ना हो। ट्रैक्यूल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस में पेनिट्रेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इंसेक्ट में क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स की। अब ये आप चित्र में देखिए इसमें कि ये टीनीब्रायो के क्रिप्टोनेफ्रिडियल कॉम्प्लेक्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले ये जो है पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन, यदि आप चित्र को ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको इसमें ये पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। पेरीनेफ्रिक मेम्ब्रेन जो है ये दो शीट्स, आउटर शीट और इनर शीट से मिलकर बनी हुई होती है। आउटर शीट जो है वो ए सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा बनी होती है और यह मैट्रिक्स लेप्टोफ्रैगमेटा पर थिन होता है। इनर शीट जो है, इनर शीट पर बीच बीच में स्पेशलाइज सेल्स का एक ग्रुप होता है। ये जो आप देख रहे हैं इनर शीट पर बीच बीच में ये उभारनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है आपको, तो ये स्पेशलाइज सेल्स का एक ग्रुप होता है जिससे कि लेप्टोफ्रैगमेटा कहा जाता है। लेप्टोफ्रैगमेटा हीमोसील व इंटीरियर एंड ऑफ मेल्पिजियन टिब्यूल्स के बीच में एक थिन वॉल बनाता है और इनकी पोजीशन टिब्यूल्स के अलोंग एक बल्जिंग या ब्लिस्टर के रूप में ये पहचाने जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें मसल्स कौन सी पाई जाती हैं। तो आप यदि इसमें देखें तो आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो आपको इसमें दिखाई दे रही हैं। ये सर्कुलर मसल्स की लेयर है पूरी। रेक्टल वॉल में दो तरह के स्पेसेस पाए जाते हैं और प्रत्येक स्पेस जो है वो 6 होते हैं। पेरीरेक्टल स्पेस या जिसको कि आउटर स्पेस भी कहा जाता है, ये क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स व रेक्टल सर्कुलर मसल लेयर के बीच होते हैं। ये आप देखें चित्र में, आप देखें रेक्टल सर्कुलर मसल्स जो हैं, इन सर्कुलर मसल्स और ये सारा यहाँ पर ये क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स है। तो क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स और सर्कुलर मसल्स, ये सर्कुलर मसल्स और ये क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स, इनके बीच का जो स्थान रहता है, यहाँ पर जो स्पेस होता है उसको हम पेरीरेक्टल स्पेस या आउटर स्पेस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। और दूसरा है इनर स्पेस और सब एपिथेलियल स्पेस, ये आप यहाँ देख सकते हैं। रेक्टल सर्कुलर मसल लेयर और रेक्टल एपिथेलियम के बीच में ये है रेक्टल एपिथेलियम और ये है सर्कुलर मसल्स। इनके बीच का जो स्थान है ये सब एपिथेलियल स्पेस कहलाता है। क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से इंटरटिब्यूलर सेल्स के द्वारा सेपरेट रहते हैं। ये अगर आप दो एडजेसेंट, ये एक क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स, दो एडजेसेंट क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स के बीच का जो स्थान है यहाँ पर ये इंटरटिब्यूलर सेल्स जो है ये यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर ये, यहाँ पर, यहाँ, 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 यहाँ सभी क्रिप्टोनेफ्रिक जो पार्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इनके एडजेसेंट क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स के बीच में आपको ये इंटरटिब्यूलर सेल्स दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये पेरीप्लेनेटा के रेक्टम की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं रेक्टल क्लोराइड एपिथीलिया की। ओडोनेट्स में गिल लैमिला के बेसल पैड एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी एपिथीलियम में मॉडिफाइड होते हैं और रेक्टल क्लोराइड एपिथीलियम कहलाते हैं। यह संरचनाएं सोडियम व क्लोराइड आयंस को, ये इस आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर गिल लैमिला के बेसल पैड ये जो है यहाँ मॉडिफाइड होते हैं ये, और ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं उस एक्सोजिनस वाटर से जो कि एनस के द्वारा बॉडी में एंटर करता है, और ये सोडियम और क्लोराइड आयन को एब्जॉर्ब कर ये हीमोलिम्फ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से आज हमने इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक भाग का अध्ययन किया। शेष इसमें जो हमारे
कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।